नमस्कार। बिहार पर विचार की श्रृंखला में आज हम शिक्षित युवा, बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि यह मुद्दा पिछले 70 वर्षों में प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया। बिहार में चूंकि आबादी ज़्यादा है, इसलिए बिहार में ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है पूरे देश की तुलना में, और पूरे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए दुनिया में भारत में ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के दूसरे देशों में यह समस्या नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए 3 चीज़ें ध्यान देने बात जरूरी है। एक, शिक्षा क्या हो, कैसी हो, रोजगार कैसा हो, क्या हो, रिटायरमेंट एज क्या हो, रोजगार में प्रवेश करने की उम्र क्या हो, पेंशन कैसी हो, तनख्वाह कैसी हो, और उस आय का विभाजन कैसा हो। तीसरा प्रश्न आता है युवा, वह जो शिक्षित हैं, ऐसी युवा। इन तीनों मुद्दाओं पे चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी होता है, तब जबकि देश में एक वर्ग इसको लेकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, वैसा ही जैसा 2011 में लोकपाल बिल को लेके हुआ। इस मुद्दे पर अभी जो मुहिम चलाई है वह बेनेट एंड कोलमैन की सब्सिडरी भारत की टाइम्स कोचिंग ने शुरू किया है। उसमें बहुत सारे टीचर जो कोचिंग दे रहे थे विद्यार्थियों को, वह कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, व्यवस्था बदल दो। कैसी व्यवस्था हो, इस पर चर्चा नहीं। इस मुद्दे पर आगे चलते हुए एक मजाक के लिए, एक पहलवान थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उम्र बड़ी हुई तो घर वालों ने कहा, बेटा एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। तो पहलवान साहब हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान जी एक नौकरी लगा दो तो फिर अच्छी सी शादी हो जाए। और चले आए कि भगवान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के सुनेंगे वो। फिर बहुत दिन बीत गए, फिर गए तो हनुमान जी को बोले कि भगवान जी ना नौकरी लग रही है तो शादी कैसे होगी, नौकरी लगवाओ ना जिसमें अच्छी तनख्वाह हो, मैं आपका गुणगान करूँगा, प्रसाद बांटूंगा। फिर साल भर बीत गया, परेशान पहलवान जी, भक्त पूरे। फिर हनुमान जी के पास गए और बोले, अब मैं सिर पटक दूंगा, मैं तुम्हारा इतना गुणगान करता रहा हूँ, इतना भक्त हूँ, तुम मेरी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी लगवाओ, फिर मैं शादी करूँगा। तो हनुमान जी ने कहा कि यार ये भक्त तो जान वाकई में दे देगा, ये पक्का भक्त है। तो भगवान जी प्रकट हुए, हनुमान जी, और बोले, बेटा तुम गलत जगह आ गए हो प्रार्थना करने। एक तो शादी हमारी कभी हुई नहीं, और जो नौकरी हम कर रहे हैं हमको कभी तनख्वाह मिला नहीं, हम अवैतनिक सेवा कर रहे हैं रामचंद्र जी की। तो तुमको शादी कराना है तो शिव मंदिर में जाओ, नौकरी करना है तो लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करो, विश्वकर्मा जी की पूजा करो। आज भक्त मोदी जी से कहते हैं कि हमारी नौकरी लगा दो, शादी करा दो, घर बसा दो। शादी का मोदी जी का देख ही रहे हो कैसी है, और नौकरी उनने खुद कभी की नहीं है तो नौकरी का एहसास है नहीं। प्रचारक रहे और फिर सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बड़ी बड़ी बातें खूब सारी, लेकिन नौकरी कैसे देंगे जिसका अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की जरूरत नहीं है, लंका जलवाना हो, युद्ध जीतना हो, भगवान जी की सेवा करना हो, हनुमान जी की जरूरत है। ऐसा नहीं मोदी जी की जरूरत नहीं है, पुलवामा हो, बालाकोट हो,
पाकिस्तान से हटके चीन पे बराबरी करना हो, राम मंदिर बनाना हो, कश्मीर करना हो, मोदी जी की जरूरत रही है। लेकिन नौकरी मोदी जी थोड़ा अजीब लगता है। इस व्यवस्था में तो ऐसे लोग चाहिए हैं जो राम की तरह हो, जो रामराज हो, जो हनुमान जी को भी पाल लें और बाकी सेवकों को भी पाल लें और कोई भूखा ना रहे। इतना मिलता रहे कि साधु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यह राम राज्य में होता है। तब हमको नौकरियों पे चर्चा जरूरी है। और हम कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा कि नौकरियां पर्याप्त होंगी, लेकिन आप सोचो कि हम कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, जज बन जाएं, तुरंत तुरंत बन जाएं और राज करें, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा। इन सारी नौकरियों ने एक आपाधापी शुरू की। लोग 4-4, 5-5 बरस पढ़ते हैं और दशमलव में नौकरियां लगती हैं। तो समाज में जो असंतुलन पैदा हुआ है, समाज में जो बिछोह पैदा हो रहा है, वह बहुत खतरनाक है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपीएससी बंद हो, सीधे सीधे एक न्यूनतम स्तर पर सबकी नौकरियां लगें और उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर उनका प्रमोशन करें। ये अंग्रेजी राज की सभ्यताएं कि कलेक्टर बिठा दो, जवान जवान छोरा, वो बड़े बड़ों को ज्ञान देने लगता है। हमारे बच्चे की उम्र के बहुत सारे लोग हैं, कल तक हमसे पूछते, आज हमको ज्ञान देने लगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तब नौकरी की इतनी आपाधापी थोड़ी कम होगी। लोगों के जो आशाएं बन गई हैं, परिवार की आशा बन गई कि एक कलेक्टर बन जाए तो शान आ जाए, दहेज भी मिल जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। या लड़की कलेक्टर बन गई तो फिर तो कहना ही क्या है, वारे न्यारे हो गए। इन सब पे चीजें एक विस्तार से चर्चा जरूरी है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की एक किताब जो बहुत चर्चित रही, उस पर जिक्र जरूरी है। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य लिखी। गांधी जी से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन वो किताब महत्वपूर्ण है। उसमें गांधी जी लिखते हैं कि मान लो स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब क्या करोगे? तो बच्चे जवाब देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, वही आर्मी होगी, पुलिस होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हम संभाल लेंगे। तो गांधी जी कहते हैं, फिर तो अंग्रेज की जगह तुम बैठ जाओगे, राज्य तो वैसे ही चलेगा। और कमोवेश वैसा ही हुआ, 70 वर्ष से वह चल रहा है। तो आज अगर हम कहते हैं कि मोदी जी को हटा दोगे, नीतीश जी को हटा दोगे, बहुत दिक्कत नहीं है डेमोक्रेसी में। तानाशाही में थोड़ी दिक्कत होती है, विदेशी हुकूमत है तो दिक्कत होती है, खून खराबा करना पड़ता है, लोगों को खड़े होना पड़ता है, अपने त्याग तपस्या बलिदान देना पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेसी में नीतीश को हटाना, मोदी को हटाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले 4 चुनाव में हमने लोगों को हटते हुए, बढ़ते हुए, घटते हुए देखा है और बहुत क्लोजली देखा है। तब प्रश्न आता है कि मोदी जी हट जाएंगे, नीतीश जी हट जाएंगे, तो आप रोजगार कैसे दोगे? ये जो 12 करोड़ देश में आज की गणना के हिसाब से शिक्षित बेरोजगार हैं, इनका क्या करोगे? इस पर चर्चा जरूरी है। कौन सी व्यवस्था होगी जो इन सबको रोजगार दे सके, या इनको व्यवसाय दे सके, या इतना दे सके कि ये अपने कमाए धमाए और अगली पीढ़ी के लिए भी ये रास्ता बनाए। ऐसा नहीं कि एक बार नौकरी लगी तो हमेशा जिंदगी भर यही चलती रहे। तो ये चीजें विचार विमर्श जरूरी है। इसके लिए शिक्षा कैसी हो? क्या पूरे देश में एक जैसी शिक्षा, एक ही मॉडल, मशीन का पुर्जा बनाना जरूरी है?
या शिक्षा राज्य के अधीन होनी चाहिए या नहीं, या शिक्षा समाज के अधीन होनी चाहिए, सुरक्षा किसके अधीन होनी, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तब राम राज्य की बात आती है तो राम राज्य में एक ही चीज अच्छी थी कि शिक्षा राज्य के अधीन नहीं थी। राम लक्ष्मण भी पढ़ने गए और बाकी लोग भी ऋषि के गुरुकुल जाते थे, शिक्षालय में जाते थे। महाभारत काल में शिक्षा राज्य के अधीन हुई और बदलाव हुआ, एकलव्य जैसे लोग छूट गए। इस युग में तक्षशिला और नालंदा उदाहरण थे जो पूरे विश्व को शिक्षा देते थे और इसलिए विश्वविद्यालय कहलाते थे। इन्हें राज्य अनुदान देता था, राज्य के अधीन नहीं थे ये। लेकिन फिर कुछ गिरावट आई देश में और बहुत बड़ी गिरावट आई, शक्ति का ह्रास हुआ। जैसे हम पहले कहे कि नंदी को बधिया करना शुरू किया, शक्ति का ह्रास शुरू हुआ और उस शक्ति के ह्रास में आप अपने शिक्षण संस्थान नहीं बचा पाए और आपकी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया गया, लाइब्रेरी को जला दिया गया और धीरे धीरे आज यहाँ तक आ गए। लेकिन तब भी 1870 का जो वैश्विक सर्वेक्षण है उसमें औसत भारतीय की शिक्षा यूरोप के औसत बच्चे से ज़्यादा थी। लेकिन 150 वर्षों में ये शिक्षा और भी गिरावट का दौर आ गई है। आज शिक्षा रोजगार के लिए है तो फिर बच्चों को बाप के धंधे में साथ में लगा दो, फिर चाइल्ड लेबर क्यों आपको करना है, सीखेगा वो अपने पढ़ेगा। तो शिक्षा रोजगार के लिए है, ये सबसे पहली गिरावट आई, क्योंकि जैसी शिक्षा होती लोग रोजगार मांगते हैं। शिक्षा एक कमोबेश एक जैसा व्यवहार कर सकें, बात कर सकें, कॉमनलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद जो शिक्षा है वह रुचिगत और जिसमें आप पारंगत होना चाहते हैं उसकी शिक्षा, यह शासन के अधीन होनी ही नहीं चाहिए, यह रोजगार के हिसाब से होनी नहीं चाहिए। याद आता है कि तक्षशिला में जो बच्चे पास हो जाते थे उनको डिग्री नहीं दी जाती थी, उनको कहा जाता था तुम इतने पारंगत हो गए, तुम कोई ना कोई काम कर ही लोगे, तुम व्यवसाय ढूंढ ही लोगे, तुम नौकरी ढूंढ ही लोगे। आज डिग्रियों पे चीजें चल गई हैं, ये पहली गिरावट है। तो शिक्षा को रोजगार से अलग करने की जरूरत है। और फिर शासन क्या इतना रोजगार दे सकता है? शासन बनाया क्यों गया है? समाज ने अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए शासन किया। जब शुरू में अगर शासनों की बात करें तो जब आदिवासी से शहरीकरण हुआ और जनसंख्या बढ़ी, प्रकृति से कृषि की तरफ आगमन हुआ, तब यह जरूरी हुआ कि कैसी व्यवस्था हो। जैसा पूर्व में कहा, तब ऐसा हुआ कि एक काम के लिए बहुत सारे आ जाएं और किसी कठिन कार्य के लिए कोई ना आए। तब रुचिगत, उम्रगत शिक्षा और कार्यों का विभाजन हुआ। तो उस समय जो ऋषि थे, जैसे कह सकते हैं कि सप्त ऋषियों ने एक व्यवस्था खोजी कि कैसे पढ़ाई हो, कैसे 25 वर्ष तक बच्चा पारंगत हो, उसके आचरण एक ब्रह्म के एक आचार्य के अनुरूप हो, ब्रह्मा को आचार्य माने हुआ है, उस तरह से आचरण हो। और फिर 25 से 50 वर्ष वह गृहस्थ में बच्चे बच्ची पैदा करे, उनकी परवरिश करे, और जब 50 का हो जाए और उसका बच्चा 25 का हो जाए तो वह त्याग दे, तब वह समाज का संचालन देखे। और जब वह 75 का हो जाए और उसका बच्चा 50 का हो, तब वह संचालन का कार्य भी छोड़ दे, तब वह न्याय व्यवस्था देखे और 100 वर्ष तक ये देखे। उसके बाद वह सम्मानीय हो जाए, भगवतुल्य हो जाए, ऋषि हो जाए, सन्यासी, अतिथि, जिसके मरने की कोई तिथि नहीं, जिसके आने जाने की कोई तिथि नहीं। ऐसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग सब जगह पूजनीय हो जाए।
तो ऐसी व्यवस्था दी गई कि जो आज चले और हजारों साल बाद भी चले। ऐसी वर्ण व्यवस्था, ऐसी आश्रम व्यवस्था। और इसमें पूजा किसकी करनी है यह व्यक्तिगत विषय है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ पूजा महत्वपूर्ण हो गई। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि नहीं, मैं राज करूं, मेरा नाम हो, शक्तियां मेरे पास हों। जो समाज को चलाने के लिए, संचालन के लिए शासन बनाया था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और शासनाध्यक्ष समझने लगे कि मेरे चलाने के लिए समाज है, मेरे न्याय करने के लिए जनता है। जनता के लिए न्यायाधीश नहीं है, जनता के लिए प्रशासन नहीं है, प्रशासन के लिए जनता है। तो शासक और शासित दो वर्ग हो गए, जनता और राजनेता, सेवक। यहाँ से विकृति आनी शुरू हुई। तो आज जो 12 करोड़ लोग हैं बेरोजगार, शिक्षित, इनसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि वह चीजों को समझें और देश की दिशा बदले। दिशा बदलेंगे तो दशा यकीनन बदल ही जाएगी, और वह बिहार की नहीं, भारत की ही नहीं, वो पूरे विश्व की बदलेगी। इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमको 2005 में एक आचार्य ने कहा कि नरेंद्र, ऐसी व्यवस्था लिखो कि जो एक सामान्य व्यक्ति की सोच हो, सामान्य व्यक्ति की चाहत हो। ऐसा कैसे व्यवस्था हो? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, इन चारों चीजों पर तुम लिखो। और ध्यान रहे कि कल अगर तुम्हें मौका मिला शासन चलाने का, तो कम से कम तुम तो चला लो। ऐसा उन्होंने बहुत लोगों को कहा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से इस विषय को हमने चुना और 2005 में ही एक जीवन शैली प्रारूप कैसे हो, जो ऋषियों का आशीर्वाद स्वरूप आया, जो सनातनी वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा कहा जा सकता है, मीता लाइफ स्टाइल एजेंडा, ये आया। और इसको 2007 में पहली बार प्रकाशित किया और देश में और दुनिया में बहुत सारे लोगों को मुफ्त में भेजा। जब पर्याप्त फीडबैक आ गए तो 2014 में हिंदी और अंग्रेजी में भी इसको प्रकाशित किया। और देश में कौन महत्वपूर्ण है, इन सबको मुफ्त कॉपी भेजी। और गांधी जी के हिंद स्वराज, जिससे मैं सहमत नहीं था, उनकी किताब की पुनर्यात्रा करके एक डिवाइनक्रेसी, एक अगली व्यवस्था कैसे हो, इस पर भी लिखा। और ये दोनों किताबें लोगों को भेजी। पर्याप्त फीडबैक के बाद 2018 में नौकरी छोड़ने के बाद, भारत सरकार के एक महारत्न में काम करने के बाद कि सरकारें कैसी चलती हैं और जनता कैसे होती, 2 बरस घूमा। और इन 2 वर्षों में एक वैश्विक व्यवस्था कैसे हो सनातनी, इस पर लिखा। ये तीनों किताबें सर्वसुलभता के लिए अमेज़न पे डाली हैं। 100 रुपये से कम में इनकी कीमत रखी गई और जो पैसा आएगा वह इसी कार्य में खर्च किया जाएगा। और जो नहीं खरीद सकते हैं वह हमको कहेंगे तो हम उन्हें मुफ्त भेजने की कोशिश भी करेंगे। ये किंडल पे है, इसको प्रचार न समझें, लेकिन इस तीनों किताबों में शासन कैसे हो, प्रशासन कैसे हो, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चले, नौकरियां कैसे मिले, रिटायरमेंट एज कैसी हो, राजनीतिक में जाने की उम्र क्या हो, राजनीति से निकलने की उम्र क्या हो, वेतनमान कैसा हो, क्या वेतनमान 10,000 रुपये और 10 लाख रुपए हो सकता है, या इसको जो ज़्यादा सैलरी है उसको कम करने की ज़रूरत है और जो कम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत, क्या न्यूनतम वेतनमान की सुरक्षा देने की ज़रूरत है, क्या शिक्षित बेरोजगारों को न्यूनतम भत्ता देने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें शुरू कराने की ज़रूरत है जो समाज ले और सरकार अपना पल्ला झाड़े कि हम भाई नौकरी नहीं दे सकते। तो आज मैं उन पब्लिक सेक्टर्स को, उन सरकारी संस्थानों को कहना चाहूँगा जिन्होंने 1,000-1,500 करोड़ फीस के इकट्ठे कर रखे हैं
और ना एग्ज़ाम कराया तो रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट दे दिया तो नियुक्ति नहीं दी। इन सबको कहूँगा कि पहले तो पेनल इंटरेस्ट के साथ फीस लौटाएं और उन सारे बच्चों से माफ़ी मांगें कि नहीं अभी नहीं, और द्वारा जो भर्ती हो उनको फ्री में लें, क्योंकि ये शासन का पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन उनकी आशाओं से खिलवाड़ ना करें और कहें कि देखो आज हम नौकरी नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सरकार जनता के पैसे से खड़े हुए पब्लिक सेक्टर और सरकारी संस्थान बेच रही है, और ऐसे लोगों को बेच रही है जो पूंजीपति या सामंतशाही व्यवस्था को तारीफ करते हैं या उसको सरोकार रखते हैं, तब प्रश्न बनता है कि 130 करोड़ की जनता की सामूहिक समझ क्या 4-5 लोगों से कम है? क्या देश के प्रधानमंत्री व्यवस्थाएं नहीं चला सकते? प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्थाएं नहीं चला सकते हैं और 1-2 पूंजीपति वह व्यवस्था चला? यह जनता का अपमान है और उन नेताओं का निकम्मापन है। और फिर यह प्रश्न भी खड़ा करता है कि आज जो आप कर रहे हो उसकी कितनी सार्थकता है, क्योंकि पुराने निर्णयों पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, उनको बेच रहे हो। लेकिन इसमें अगर आप नहीं चला पाते तो यह समाज को सौंपने की ज़रूरत है। समाज इनको चला लेगा, क्योंकि समाज के पैसे हैं, लेकिन ये प्राइवेट में बेचने नहीं चाहिए। यह विश्वासघात होगा देश की 70 वर्ष की आज़ादी के साथ, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों की बलि दी, अपना जीवन न्यौछावर किया और बच्चों को आगे बढ़ाया कि तुम अच्छी व्यवस्था देना। तो इन सारे चीज़ों पे रोजगार के बारे में हम कहेंगे कि रोजगार समाज के बस की ही बात है, तो सुरक्षा, पर्यावरण, कुछ मशीनों के त्याग से संभव है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार की ताकत क्या है, उसके बाद हम पूरे देश की ताकत की बात करेंगे कि रोजगार कैसे मिल सकता। तो बिहार में सबसे बड़ी ताकत है कि पानी बहुत बरसता है, जिसको लोग कमजोरी बना दिए, और अपना तो बरसता ही है, नेपाल से भी बह के आता है। उस पानी का संचयन, वाकई में वितरण से हम बहुत सारे रोजगार कर सकते हैं। जैसे हजारों की संख्या में अगर हम तालाब बनाएं तो एक मछली पालन है, लेकिन साथ में सिंघाड़ा, कमलगट्टा, कमल, यह सब की खेती भी तालाबों में हो सकती है। पेड़ लगाए जा सकते हैं। तब हम एक समूह बना सकते हैं जो जनता इतनी ज़्यादा है कि भाई यहाँ जेसीबी से तालाब नहीं खोदा जाएगा, और ये समाज जो पेड़ लगाएगा काटने की जिम्मेदारी होगी। ये वन नियम बदलने की ज़रूरत है कि पेड़ आप लगाओ और काटेगा सरकारी अफसर। वन नियम बदलने की ज़रूरत है। प्रशासन के नियम बदलने की ज़रूरत है। ये कलेक्टर साहब बहुत हो गए, 70 वर्ष से चल रहे हैं, विधायकों और सांसदों की कोई हैसियत ही नहीं है। तब प्रबंधन के लिए समाज में बुद्धिमत्ता केंद्र खोलने जरूरी होंगे, जहाँ पे चीज़ें चलें। आज देखें तो प्रदेश सरकार के पास लोगों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, और जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें पता है कि प्रदेशों की हालत ये हो गई है। तब जो रोजगार कहाँ से देंगे, वह पेंशन कहाँ से देंगे? जब तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो आगे रोजगार कैसे देंगे? ऐसे में राज्य सरकारों की उपयोगिता पे, उपादेयता पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हालांकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बिहार में हम उन लोगों का समर्थन करेंगे जो अच्छे कैंडिडेट हैं, निर्दलीय हैं और छोटी छोटी पार्टियों से हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने देश में एक जो उनके पास वीटो होता है और एक पार्टी का एक दादागिरी का रूल निकालते हैं कि नहीं वोट इन्हीं को देना है, तो लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो गई, विधायकों की, सांसदों की।
इसलिए हम निर्दलियों का समर्थन करेंगे और चाहेंगे कि वह सरकार बनाए। और फिर बहुत सारी चीज़ें बंद करने की है, जैसे म्युनिसिपल बंद करने की ज़रूरत है, विधान परिषद बंद करने की ज़रूरत, बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर हैं जो लोगों को काम ना करने देते हैं, फालतू में चल रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं, ऐसी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत। तो इस पर हम एक विचार शुरू करना चाहेंगे शिक्षित बेरोजगारों के मध्य, और उनसे कहना चाहेंगे कि ये जो विदेशी चीज़ें चल रही हैं देश में उकसाने का, देश में आंदोलन चलाने का, देश को अस्थिर करने का, उससे बाज आए। 2011 में आपने देखा और उसके बाद क्या हुआ। अभी फिर स्थिति वैसी लाने की कोशिश हो रही। एक तरफ कोरोना काल में पूरी दुनिया में रोजगार घटे हैं, भारत में भी। कोरोना सही है गलत है ये बहुत अलग प्रश्न है, लेकिन जब ये रोजगार घटे हैं तो भारत में भी घटे। तब इन सारे शिक्षित बेरोजगारों से मैं आह्वान करूंगा कि आपस में चर्चा करें। मुझे सहयोग दे सकते हैं तो मुझे सहयोग दें। ये तीनों किताबें पढ़ना चाहें तो पढ़ें। गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ें कि हम बेहतर विकल्प कैसे देंगे। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बेरोजगार की समस्या और बाकी समस्याओं की जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है उन लोगों से जो नहीं पढ़े हैं। और मैं भारत में चाहूँगा कि अगला राज्य राम राज्य जैसा हो। हनुमान जी चाहिए हैं लेकिन राजा राम जैसा हो, या ऐसी माता की तरह हो जो बच्चों की तरह अपने को, सारे देश के बच्चों को प्यार करे, या ऐसी कन्या आए जो घर को देखभाल करे। मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। मैं किसी को हटाने के मूड में नहीं हूँ। नकारे होंगे तो अपने आप हट जाएंगे। आंदोलनों की ज़रूरत नहीं है। भारत में अभी डेमोक्रेसी चल रही है। संस्थाएं खराब हुई हैं लेकिन तब भी आज चल रही हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय पे चर्चा करें, स्वरोजगार पे चर्चा करें, अपने अपने एक कॉरपोरेट नहीं कोऑपरेटिव सेक्टर बनाएं, तालाब का निर्माण करें, पानी का संयोजन करें। सारे साल सूरज चमकता है, मिट्टी उपजाऊ है, ऐसा नहीं है कि कई देशों में साल भर बर्फ़ चमकती रहती है, गिरती रहती है या रेगिस्तान है। तो हम चाहेंगे तो फिर से चीज़ें खड़ी कर सकते हैं। प्रश्न यही है कि शिक्षा, रोजगार, युवा, आय का विभाजन, उम्र का विभाजन, रिटायरमेंट, पेंशन और घर कैसे चले, इन सब पे एक बृहद चर्चा हो। वर्णाश्रम ठीक है, धर्म की व्यवस्था ठीक हो, इस पर चर्चा हो। और यकीनन हम चर्चा करेंगे तो हम देश में राम राज, अल्लाह का राज, जीसस का राज, जो जिसको जैसा समझते हैं हम वैसा लाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।